Hi friends, how are you? Please tell me in comment boxes. I hope that you will be good feeling this time. I am Amlesh sir and I am fine. Welcome to you in our YouTube channel Parivartan Academy Jakhania. Today I will discuss about the topic chemistry class 10. आज के जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 10 पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कि एक केमिस्ट्री क्लास 10 का जो है वह कहाँ से लिया जा रहा है। तो विज्ञान जो है कक्षा 10 का यानी साइंस जो है वहाँ से केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे, लेकिन पढ़ा जाएगा किसको, किस बेस्ट पे, एनसीईआरटी बेस्ट पे पढ़ा जाएगा। और हम लोग परिचर्चा करेंगे किस पर, पाठ्यक्रम पर, यानी सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो साइंस है यानी विज्ञान जो है कक्षा 10 का, इसको 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप जैसा कि जानते हैं जो पिछली कक्षा इन 9th में उसी प्रकार विज्ञान जो है कक्षा 10 का 3 भाग में, कौन, रसायन विज्ञान, दूसरा जो है जीव विज्ञान, और तीसरा जो है वह भौतिक विज्ञान। ठीक है। इसमें आपको बता दें कि जो रसायन विज्ञान है इसे केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। ठीक है। ये जो तीनों पार्ट हैं एग्जामिनेशन में कितने कितने अंक रखते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री से 20 अंक का क्वेश्चन, कितना, 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। जीव विज्ञान से भी कितना, 20 अंक के क्वेश्चन सेट होते हैं एग्जामिनेशन में। और तीसरा जो है ये अभी कितना, 20 अंक के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं एग्जामिनेशन में। लेकिन एक बात है कि जो हमारा केमिस्ट्री, फिजिक्स है और जो बायोलॉजी है, इसके अलावा 1-2 लेसन और अध्ययन करना है। हमारा रसायन या फिर कह सकते हैं पर्यावरणीय रसायन, यानी हमारा पर्यावरण के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा पर्यावरण इससे क्या करता है, 5 नंबर से क्वेश्चन, यानी टोटल जो होता है 70 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर प्रैक्टिकल से होते हैं। तो 20 और 20 40 और 40 और ये फिजिक्स जो है ये 25 अंक रखते हैं। तो 25 और 5 कितना, 30 और 40 70 अंक टोटल हो गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक छोटी सी बात, और सबसे अच्छी बात है कि परिवर्तन एकेडमी जखानिया में के इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छी बात बताई जा रही है कि इसमें क्लास 10 कि जो साइंस है इसके तीनों पार्ट को सेपरेटली पढ़ाया जाएगा, अलग अलग इंडिविजुअल क्लास में। यानी केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, यानी कौन, अमलेश सर, और बायोलॉजी जो है वो हरिशंकर सर, और जो फिजिक्स है वो रविंद्रा सर। ठीक है। तो इसमें बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम पर। ठीक है। इसमें देखेंगे कि कौन कौन कितने लेसन पढ़ने हैं। तो इसमें 5 लेसन, कितना, 5 लेसन पढ़ना है आपको। पहला लेसन जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा लेसन जो है अम्ल, क्षार एवं लवण, और तीसरा जो है धातु और अधातु, चौथा कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण या आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। इसमें हम पहला लेसन में कौन कौन चीज पढ़ेंगे। तो पहला लेसन जो हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं आपस में मिलकर नए नए गुणधर्म वाले या नए नए पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये जो पदार्थ आपस में मिलते हैं किस प्रकार से, तो इसमें भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई पदार्थ
अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देगा, अपने अवस्था में परिवर्तन कर देगा, अपने घनत्व में परिवर्तन कर देगा। लेकिन एक बात है कि उसकी जो रासायनिक संगठन जो होगा वो अपरिवर्तित नहीं होगा और इसमें कोई नए प्रकार के पदार्थ नहीं बनेंगे। जैसे बात कर लें कि एक कागज हमारे पास है, अगर एक कागज अगर इसको हम क्या कर दें, मोड़ मार दें, तो क्या पहली जो अवस्था होगी और बाद की जो अवस्था होगी, अवस्था भले बदल जाए लेकिन इस पदार्थ के गुण नहीं बदलने चाहिए, ठीक है। और दूसरी अगर बात करते हैं, जैसे बर्फ है, यानी कि जल बर्फ की अवस्था में जम गया है और बर्फ जो जमा हुआ है और गल जाएगा तो उसकी अवस्था परिवर्तित हो गई, लेकिन जो बर्फ है H2O और जो हमें द्रव अवस्था में प्राप्त हुआ है जल, वो अभी H2O, यानी उसके रासायनिक संगठन जो है एक समान है। यानी इसमें कोई नए प्रकृति वाले पदार्थ या नए गुण वाले पदार्थ नहीं बनेंगे, वही होगा। इसमें भौतिक परिवर्तन में जैसे कोई स्प्रिंग है खींच के छोड़ दें, यानी इसको विस्तार से बात किया जाएगा भौतिक परिवर्तन, इसको आप जानिएगा। इसमें कोई एक नए पदार्थ वाले, नए गुणधर्म वाले पदार्थ नहीं प्राप्त होते हैं, वही बात है। चलिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन में कि इसमें क्या होगा कि इसके रासायनिक संगठन में क्या हो जाता है, परिवर्तन जाते हैं। इसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि दो पदार्थ जब आपस मिलते हैं तो उसमें एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है और नए रासायनिक संगठन में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। रासायनिक संगठन भी क्या हो जाते हैं, रासायनिक संगठन और द्रव्यमान परिवर्तित हो जाते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक बात कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन की, जैसे H2 और O2 दो पदार्थ आपस में जब मिलेंगे तो H2O का निर्माण करेंगे, यह गैसीय स्टेट में और ये भी क्या है, गैसीय स्टेट में, और ये लिक्विड स्टेट में। तो इनका गुण क्या है, गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो एक नए अवस्था का निर्माण करें। अवस्था परिवर्तित हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन छोटी सी बात है क्या चीज कि इसके गुण में परिवर्तन हो रहा है, इसके रासायनिक संगठन में। यानी कि हाइड्रोजन जो है यह बहुत अति ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जो है यह क्या है, किसी आग को जलने में सहायता प्रदान करती है, ये जलने में सहायता करती है। तो दोनों जब भिन्न भिन्न गुण वाले पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो रासायनिक परिवर्तन। इसमें बहुत से परिवर्तन होते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आम का पकना, भोजन का पाचन, इसके बाद दो भिन्न भिन्न पदार्थ आपस में जब मिलकर एक नए पदार्थ क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। इसमें अगर इसको अगर पहचानना होता है रासायनिक परिवर्तन को, तो इसमें लोग क्या जानते हैं, इसमें उष्मा का निकलना, क्या चीज, उष्मा निकलता है। अगर कोई फूड्स मेकिंग करेंगे हम लोग, तो फूड्स जब बनेगा तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें से उष्मा निकलता है, दो पदार्थ आपस में क्रिया करके उष्मा निकलना, यानी उष्मा, जब उष्मा निकलेगा उसमें से उष्मा यानी वाष्प निकलेगा, तो क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन। या फिर उसमें क्या होगा, गैस का निकलना, सीधे सीधे बात हम लोग कर लेते हैं, क्या चीज, गैस का निकलना। और कहीं से अगर गैस निकल रही है तो क्या, कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। एक कोई चीज जल रहा है, वहां से क्या निकल रही है, गैस निकल रही है, गैस निकल रही है, गैस का निकलना, ठीक है। और इसके बाद इसमें अवक्षेप बनेगा, क्या बनेगा, अवक्षेप बनता है। कोई पदार्थ आपस में क्रिया करके आप उसके जो मिलने वाले पदार्थ होते हैं तो मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी से क्रिया नहीं कर पाते हैं, नीचे चले जाते हैं, इसमें अवक्षेप बन जाते हैं, ठीक है। अवक्षेप का जमना या अवक्षेप का आना, तो ये जो क्रिया है, क्या चीज, ये रासायनिक क्रिया है, ठीक है। गैस का बनना, अवक्षेप बनना और गैस का निकलना, ये सब क्या है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण की इसमें अगला टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात करेंगे तो छोटी सी बात है, जानिएगा कि दो पदार्थ क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक नए पदार्थ या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसको अगर देखें, अभी एग्जांपल लिया गया था, जैसे H2 और O2 लिया गया था, बना था क्या चीज, H2O। तो यहाँ पर ये गैसीय स्टेट में, ये भी गैसीय स्टेट में और यह लिक्विड स्टेट में। तो दो भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ आपस मिलकर
दो पदार्थ लिया जा सकता है या दो से अधिक भी लिया जा सकते हैं। तो ये करा क्या चीज कि दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ भिन्न गुण वाले और जब लिया जाएगा तो आपस में क्रिया करके केवल एक पदार्थ बनाएगा या एक से अधिक पदार्थ बना सकते हैं, लेकिन का गुण क्या होता है, अलग होता है। तो वही बात होगी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर और एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग केवल इस तरीके से लिखते हैं कि हाइड्रोजन है तो क्या चीज, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और प्लस क्या मिलाया गया, ऑक्सीजन। क्या चीज, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और क्या मिला हमें, जल मिला। क्या मिला, जल मिला। ठीक है। तो ये जो हमारे कौन कौन से दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो कौन कौन पदार्थ मिलाया जा रहा है और क्या बन रहा है, केवल उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया। और अगर रासायनिक समीकरण की बात किया जाएगा तो क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं या उपयोग किए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको उसके प्रतीक के रूप में या संकेत के रूप में जो प्रदर्शित करके हम लोग एक समीकरण लिखते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये नीचे वाला जो है हमारा, ये रासायनिक समीकरण है। ये क्या है, ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से तो बहुत आपको बेस्ट तरीका से बताया जाएगा। ठीक है। अभी तो सिलेबस का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और ये अभिक्रिया अभी मतलब कि संतुलित नहीं है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन और यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन दो है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए देखते हैं कि पहले किस परमाणु की संख्या बढ़ाया जाए कि बैलेंस हो जाए। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन एक ही है। यहाँ क्या कर देंगे, 2 मोल से बढ़ा देंगे हाइड्रोजन, लेकिन 4 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में पदार्थ के भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इसको विस्तार से बताया जाएगा। मतलब पढ़ना है हमें ये चीज। इसके बाद क्या चीज, इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया का महत्व पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या महत्व है। रासायनिक अभिक्रिया का क्या महत्व सुनिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया अगर हम लोग दिखा देते हैं कि कौन से पदार्थ मिलेंगे और क्या क्या बनेगा, तो इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ को लिखने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण दिखा देते हैं। यानी हम लोग लिखेंगे कि ऑक्सीजन लिए, फिर इसके बाद हाइड्रोजन लिए हैं, दोनों आपस में मिलेंगे तो H2 बनाएगा, कितने मात्रा में लिए हैं तो कितना मात्रा। ये सब लिखने से बचने के लिए बहुत कम समय हम लोग क्या कर देते हैं कि कौन कौन से पदार्थ लिए उसको बस लिख दो एक तरफ और दूसरी तरफ लिख देंगे क्या चीज कि कौन सा पदार्थ हमारा बन रहा है। तो इसमें क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से पदार्थ लिए हैं और कौन सा पदार्थ बन रहा है। और ये हमारा गैस स्टेट में गैसेस और ये लिक्विड स्टेट बनेंगे। तो इससे यह फायदा है कि हम लोग पता चल जाएगा कि कौन कौन से इसमें पदार्थ लिया गया है, कौन अभिकारक काम कर रहा है, कौन उत्पाद का काम कर रहा है, अभिकारक में कौन से पदार्थ मिल रहे हैं, उत्पाद में कौन से पदार्थ मिल रहे हैं, इससे यह पता चलता है। ये तो इसके महत्व हो गए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संतुलित की, यानी इसमें हमको क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का नियम भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं एक कोई रिएक्शन है, Ca कैल्शियम हो गया और HCl से क्रिया कर रहा है। ठीक है। कैल्शियम धातु है कोई, या मैग्नीशियम से क्रिया करा दिया जाए, मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम HCl से क्रिया कर रहा है। तो मैग्नीशियम HCl से क्रिया करेगा तो 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। वैलेंसी मतलब कि इसकी संयोजकता जो होती है 2 होती है, यानी कि 2 तरीका से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और क्लोरीन परमाणु की वैलेंसी कितनी होती है, 1, यानी इस पर 1 बॉन्ड उपस्थित होता है। तो ये देख लेते हैं, मैग्नीशियम जब क्लोरीन से जुड़ेगा तो MgCl2 और क्या बनेगा, हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग किस रूप में लिखेंगे, H2 के रूप में। जब H2 के रूप में लिखेंगे तो हाइड्रोजन इधर अधिक इधर कम हो गया, तो हाइड्रोजन को बढ़ाएंगे तो इधर कितना लिख देंगे, 2 मोल बढ़ाएंगे तो 2HCl हो गया।
H2 को तो H2 तो बैलेंस हो गया, लेकिन Cl बैलेंस, Cl इधर 2 हो गया, Cl भी 2 है, तो ठीक है ये दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से बैलेंस किया गया था, Mg प्लस Cl लिया गया था, तो हम लोग लिखे थे क्या चीज बनेगा MgCl2 प्लस H2। तो इसको ऐसे लिख गया था कि Mg जो होते हैं इसकी वैलेंस 2 होती है और Cl जो होते हैं इसकी वैलेंस 1। Mg के 1 एटम और Cl के कितना 2 एटम मिलेंगे तो बना देंगे क्या चीज MgCl2। क्या बना देंगे MgCl2, इसलिए मैंने यहाँ पर तुरंत लिख दिया था MgCl2। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम जब ये Cl क्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम जो होगा, मैग्नीशियम Cl से जब क्रिया करेगा तो 2 Cl परमाणु साथ आपस में जुड़कर MgCl2 बना देगा। तो ये भी पढ़ा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का रूल जो होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का मतलब यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया वही बात कि दो भिन्न भिन्न प्रकृति के जो पदार्थ होते हैं आपस मिलकर, यानी कि दो भिन्न प्रकृति के पदार्थ आपस मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ के क्या कर देते हैं निर्माण, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है इनके प्रकार अगर हम लोग पढ़ें, रासायनिक अभिक्रिया को भिन्न प्रकार से विभाजित कर दिया गया है। पहला जो हमारा है इसका हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब है क्या चीज, इसका नाम है एडिशनल रिएक्शन। यानी संयोजन अभिक्रिया में कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अभी एक हम लोग रिएक्शन लिखे थे H2 और Cl2 की अगर बात करेंगे तो 2HCl बनाएगा, और यह जो अभिक्रिया होगी संयोजन, संयोजन का मतलब कि जुड़ जाना। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया 2HCl बनाएगा। इसके बाद दूसरा हमारा आता है क्या जी, अभी हम लोग विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हमारा सिलेबस डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि 40-45 मिनट की वीडियो में पूरा सिलेबस यानी मैराथन क्लास के रूप में नहीं दिया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या चीज कि इसमें केवल अभी सभी जो हमारा टॉपिक है उस पर पूर्ण तरीका से डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, केवल हमको बस आपको बताना है कि कौन कौन चीज पढ़ना है। बस नेक्स्ट वाले वीडियो में लेसन फर्स्ट को लेकर चला जाएगा, विस्तार से हर एक लेसन को विस्तार से पढ़ा जाएगा। चलिएगा, फिर इसके बाद आता है कौन सा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है क्या चीज, वियोजन का मतलब होता है टूटना, यानी कि जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक भागों में जब टूट जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसी का नाम है क्या चीज अपघटन अभिक्रिया। कौन चीज अपघटन, अपघटन अभिक्रिया। लेकिन इस बात है क्या चीज की वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो 3 प्रकार से, पहला जो है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, और तीसरा जो है वह प्रकाशिक वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन 3 प्रकार से। यानी कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है टूटती जो है अभिक्रिया वो 3 प्रकार से टूटती है। कौन कौन, ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या चीज कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा से टूट जाता है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन में जब कोई पदार्थ विद्युत के द्वारा क्या हो जाता है टूट जाता है, विद्युत वियोजन हो जाते हैं। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन में क्या होते हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा जब प्रकाश दिया जाएगा तो टूट जाएगा, उसे प्रकाशीय वियोजन पढ़ेंगे। और फर्स्ट लेसन में इसको जल्दी हम लोग डिस्कशन करेंगे विस्तार से। चलिएगा आगे थोड़ा सा बात करेंगे इसमें, और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा जो है उस हम लोग कहेंगे क्या चीज विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया का मतलब क्या चीज है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या करते हैं कम क्रियाशील जो कम, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील जो धातु होते हैं वो अधिक क्रियाशील धातु से क्या हो जाते हैं विस्थापित हो जाते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ये भी 2 टाइप का है, एक एकल विस्थापन अभिक्रिया और एक कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जिस एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें कोई एक ही पदार्थ दूसरे पदार्थ को क्या कर देगा विस्थापित कर देगा। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, उसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे को विस्थापित करेगा तथा इसमें का दूसरा वाला जो पदार्थ होगा पहले वाले के अन्य पदार्थ को क्या कर देगा विस्थापित कर देगा। फिर इसके बाद हम लोग इसमें डिस्कशन कर लेते हैं चौथा वाला जो होता है हमारा, उसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसका नाम होता है उपचयन एवं अपचयन। अपचयन छोटी सी बात वही यहाँ लिखा गया है
उपचयन एवं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन, यानी कि पचयन पचयन दोनों में लिखा गया है, लेकिन एक में अ है एक में उ है। तो उपचयन वाला जो होता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण के नाम से जानेंगे, ऑक्सीकरण के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है थोड़ा सा बस जानते हैं शॉर्ट, कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और अपचयन में क्या हो जाता है? हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं। ठीक है, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद इसमें हमारा मुख्य हेडिंग जो आती है, दो और टॉपिक है जिसका नाम है क्या चीज? संक्षारण। क्या नाम है? संक्षारण। कि संक्षारण क्या होता है, और एक और हेडिंग है जिसका नाम है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो संक्षारण का मतलब क्या होता है? संक्षारण, संक्षारण में क्या होता है कि जब कोई धातु में जब जंग लग जाएगा तो उसके उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संक्षारण। इसका डिफिनेशन क्या है कि जब कोई धातु, जब कोई धातु, धातु में लोहा सोना ये सब ले लिया जाएगा, जब कोई धातु वायु से, नमी से या अम्ल से क्रिया करता है, जब कोई धातु वायु से, नमी से, अम्ल से जब क्रिया करता है तो क्रिया करके वह धीरे 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 क्या हो जाते हैं? होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण में जैसे हम लोग बात करेंगे कि जो एजी होती है, सिल्वर, सिल्वर जो होती है संक्षारण करके क्या हो जाती है? काली हो जाती है। लोहा जो होता है वह भूरा हो जाता है। और इसकी कापर की अगर बात करेंगे तो कापर हरे रंग का हो जाता है। यानी कापर जो होता है अगर वह संक्षारण करेगा तो वह हरे रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कापर हरे रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो संक्षारण का हो गया। ठीक है, संक्षारण वही बात है, यानी जब कोई लोहा हो गया या फिर अगर हम लोग देख लें और ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा तो उसमें लाल, या हम कह सकते हैं लाल लाल रंग के, या फिर हम कह सकते हैं भूरे रंग के। कैसे? भूरे रंग के उससे पदार्थ जम जाते हैं, उसी को हम लोग जंग भी कहते हैं। कोई कहता है जंग लग गया। ठीक है, तो वो जो लोहा है, लोहा जब ऑक्सीजन से, नमी से, अम्ल से जब क्रिया करता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? नष्ट होने लगता है। वही क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। और इस संक्षारण से बचने के लिए क्या करवाया जाता है? उस पर किसी दूसरे धातु की किसी दूसरे धातु का परत चढ़ा दिया जाएगा, या फिर उसे पेंट कर दिया जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि जो विभिन्न स्थानों पे जैसे ट्रेन जब आती जाती है तो उसके ट्रैक में कुछ स्थानों पर क्या होते हैं? पुल होते हैं। उस पुल को गवर्नमेंट बार बार क्या करवाती है? पेंट करवाती है। इसलिए क्योंकि जब वो जो धातु हैं वो नमी और वायु के पास में होते हैं तो वो जो लोहे का जो पुल होगा वो जंग खा जाएगा और जल्दी से क्या हो सकता है? टूट सकता है। इसलिए क्या होता है कि उसको बार बार हर साल पेंट करवा दिया जाता है। चलिएगा, दूसरी बात है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब है, विकृत मतलब चेंज हो जाएगा, गंधिता मतलब गंध के। ठीक है, जिसका गंध चेंज हो जाए, परिवर्तित हो जाए, उसी को हम लोग विकृत गंधिता बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब कोई तैली वाला पदार्थ या खाद्य सामग्री जो होते हैं और वह किससे क्रिया कर लेते हैं? वायु से क्रिया करके उनके स्वाद में अंतर हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कोई खाद्य पदार्थ या खाने युक्त वाले जो पदार्थ होते हैं या तैली युक्त जो पदार्थ होते हैं वो वायु से क्रिया करके अपने स्वाद में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है। उस हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। इसमें हम इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? किसी फूड्स को, किसी भोजन को लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि अधिक समय तक वह चलता है। ठीक है, और आप देखे होंगे कि विकृत गंधिता जैसे किसी पैकेट में कुरकुरे हो गया या फिर बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गया, इसको जब पैकिंग करते हैं तो पैकिंग करते समय उसके पैकेट को लोग क्या कर देते हैं? उसमें नाइट्रोजन गैस फिलिंग कर देते हैं। चलिएगा आगे देख लें। ये हमारा ये टॉपिक था फर्स्ट लेसन की। फिर इसके बाद दूसरा हमारा लेसन जो है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण की बात करेंगे कि अम्ल क्या है। तो अम्ल जो होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल की बात थोड़ा सा कर लें। अम्ल की अगर बात करेंगे तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? स्वाद की अगर बात करें, स्वाद, तो अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है। कि कोई पदार्थ हम लोग खाते हैं जैसे नींबू खा लें, आंवला खा लें, तो इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है।
और अम्ल किसे कहते हैं? तो ऐसे यौगिक जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन पाया जाएगा उसे अम्ल कहेंगे, जैसे HCl, H2SO4 और HNO3 और HCH3COOH, ये जो है ये अम्ल है, ठीक है। लेकिन इसमें जो प्रबल अम्ल है वो HCl है और जो दुर्बल है वो एस्टिक एसिड CH3COH, यह गन्ने के रस में पाया जाता है, ठीक है, एस्टिक एसिड। तो ये बात थी अम्ल की। और क्षार की अगर बात करेंगे कि क्षार क्या होता है? क्षार, इनका स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। इनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होगा। इसको ईटिंग करेंगे तो कड़वाहट इसमें आएगा। और क्षार जो होते हैं वो उसका एग्जांपल NaOH, KOH, MgOH का टॉयस, ये लोग क्या है? ये क्षार है, ठीक है, ये क्षार है। इसको इंग्लिश में हम लोग एसिड और इसको क्या बोलते हैं? बेस। एक बात आता है, क्या चीज? लवण की बात आती है। किसकी? लवण की बात आती है। लवण को साल्ट बोलते हैं। तो साल्ट क्या होता है? साल्ट यानी लवण, कि जब अम्ल और क्षार यानी इनका स्वाद अगर यहाँ ले लें, इनका स्वाद कैसा होता है? इनका स्वाद जो होता है, इनका स्वाद नमकीन, कैसा? नमकीन, नमकीन चलिएगा, नमकीन। और इनका स्वाद, यहाँ पर स्वाद लिख दें, इनका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है, इनका स्वाद कड़वा होता है क्षार का। चलिए, तो साल्ट जो होते हैं वह, उसका एग्जांपल अगर हम लेंगे तो क्या होते हैं कि जब एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करके यानी उदासीनी क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। यानी कि एक अम्ल ले लें जैसे HCl और एक क्षार ले लें जैसे NaCl। तो जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो H धन आयन वाला होता है और Na धन आयन वाले। तो धन आयन वाला धन आयन वाले से क्रिया नहीं करते हैं, बल्कि वो ऋण आयन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, NaCl और HCl, सॉरी एक क्षार लेंगे तो NaOH होगा। तो एक Na लेंगे धन वाला और इसमें का जो धन है तो A वाला आपस में क्रिया नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या करते हैं? NaCl के साथ मिलकर क्या बना देगा? NaCl और प्लस इसमें का एक हाइड्रोजन और इसका OH मिलकर बना देंगे क्या चीज? H2। तो यानी कि हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण क्रिया से लवण और जल बनते हैं। यह लवण यानी कि साल्ट है, ठीक है। तो हो गया अम्ल, क्षार और लवण। फिर एक छोटी सी बात है, अम्ल और क्षार का जो डिफिनेशन होता है उसको अलग अलग कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ेंगे। ब्रांशेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ेंगे, आर्नियस के कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ेंगे और प्रोटॉन के द्वारा पढ़ेंगे। फिर लिटमस पेपर के माध्यम से पढ़ेंगे। लिटमस पेपर के माध्यम से डिफिनेशन हमारा होगा कि अम्ल, तो हम लोग कहेंगे क्या चीज? अम्ल जो नीले लिटमस को लाल कर देगा। अम्ल को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं नल। अम्ल को कैसे? नल, यानी जो नीला से क्या कर देगा? लाल। यानी कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा उस हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल। यानी कोई ऐसा विलयन है, बहुत से विलयन रख दिया गया है, अगर किसी विलयन में अगर हम लोग नीला लिटमस पेपर अगर डाल दिए और उसमें से अगर निकालेंगे लाल निकलेगा तो समझिए कि वो क्या है? अम्ल है। और किसी लाल लिटमस पेपर को हम लोग उसी तरह विलयन में डालते गए तो जिसमें डालेंगे लाल में अगर लाल ही निकलेगा तो अम्ल रहेगा। लेकिन लाल वाला कैसा हो जाएगा? नीला, तो क्या होगा? वह क्या होगा? क्षार होगा, ठीक है। क्या हो जाते हैं? लाल से क्या बन जाएंगे? नीला बन जाएगा, तो उसमें क्या होगा? क्षार। तो इस प्रकार से डिफिनेशन पढ़ेंगे और बहुत से डिफिनेशन पढ़ना है हमें, ठीक है। हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ेंगे कि ऐसे अम्ल या वे पदार्थ जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। वे यौगिक जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयन पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। फिर लवण का डिफिनेशन, लवण के प्रकार पढ़ेंगे। लवण कौन कौन से, यानी कि सामान्य लवण जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, जैसे NaCl की सामान्य लवण है, रॉक साल्ट के नाम से भी जाना जाता है NaCl। और है एक जो हमारा पहला लवण है सामान्य लवण, फिर इसके बाद कौन से? अम्लीय लवण, फिर इसके बाद क्षारीय लवण, फिर इसके बाद मिश्रित लवण, फिर इसके बाद
संकर लवण, फिर इसके बाद आएगा द्विक लवण। इनके बारे में इस लेसन में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है इसमें हमको पढ़ना क्या चीज है, पीएच स्केल पढ़ना है। पीएच स्केल क्या होता है आपको बता दें। पीएच स्केल का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन। किसी विलयन को हम लोग देखेंगे कि अगर किसी विलयन को पता करना है कि बहुत से अगर बर्तन है, उस बर्तन में हम लोग पदार्थ रख दिए, उस बर्तन में बहुत से पदार्थ रखे हैं और हमें पहचानना है, रिकॉग्नाइजेशन करना है कि किसमें अम्ल है किसमें क्षार, तो पीएच स्केल के माध्यम से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। क्या है थोड़ा सा देखिएगा। एक विलियम सॉरेंसन नामक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, एक पीएच स्केल की खोज किया था और उसने बताया था 0 से धीरे धीरे बढ़ता गया 14 तक, ठीक है, यहाँ पर 7 है। और इसको लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, पीएच स्केल का खोज किया था। और इससे पीएच का फुल फॉर्म क्या चाहिए, पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। इसका खोज किया था, इसमें पता चला था कि अगर किसी विलयन का पीएच मान इसके बीच में है, इसके बीच में है, तो कैसा हो जाए, अम्ली, कैसा होगा, अम्ली। और 7 से 14 के बीच में होगा तो कैसा होगा, क्षारी। और 7 के अगर बीच में होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वह विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, कैसा होगा, उदासीन होगा। तो पीएच स्केल यह बताता है कि किसी विलयन की प्रकृति, किसी विलयन की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का सहायता लेना पड़ता है। पीएच स्केल से हम लोग आसानी से ज्ञात कर देंगे, पीएच स्केल से आसानी से प्राप्त कर लेंगे कि विलयन की प्रकृति कैसी है। यानी किसी विलयन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग करना पड़ता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच में होगा तो क्षारीय होगा, और 7 के बराबर होगा तो कैसा होगा, उदासीन। इसके बाद हमको इसमें स्टडी करना है क्या चीज, कि पीएच स्केल जो होते हैं, यह जो मेजर करते हैं सभी पदार्थों का अलग अलग पीएच स्केल होता है। मानव जो होते हैं उसके शरीर का जो पीएच होता है वह 7 से 7.8, मानव के लिए पीएच जो होता है वह 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। और इसके बाद में अगर हम लोग कर दें कि अम्लीय वर्षा, कैसा, अम्लीय वर्षा की अगर बात करेंगे तो इसका पीएच मान 5.6 होता है। इस प्रकार नींबू का रस, टमाटर का जूस, गाजर और दूध हो गया, इस प्रकार से बहुत से जो हमारे यौगिक है उनका पीएच वैल्यू कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे ये अम्लीय वर्षा पर बहुत बेस्ट टॉपिक है। अम्लीय वर्षा यानी कि जो ऊपर से जल गिरते हैं वो अशुद्ध होते हैं और बीच में जब आते हैं हमारे वातावरण में, तो वातावरण में विभिन्न प्रकार की जो अशुद्धियां मिली हुई है उससे जब मिलते हैं तो इनका जो पीएच वैल्यू है क्या हो जाता है, थोड़ा घट जाता है। यानी जल जो होते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होते हैं, और जब आकर अशुद्ध मिल जाते हैं तो उनका पीएच वैल्यू घट जाता है, 5.6 हो जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाते हैं, उससे हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। एसिड रेन के नाम से जाना जाता है, एसिड रेन। इसलिए तो लोग कहते हैं कि पहले वाली बारिश में नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि पहली वाली बारिश जो होती है वो वातावरण में विभिन्न प्रकार के जो अशुद्धियां उपस्थित होती है उस जल के कण में घुलकर वह पृथ्वी के तल पर चली आती है। जब मानव के त्वचा पर अगर पड़ती है तो वहां पे फफूंदी उत्पन्न कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे पीएच मान क्या होता है, फिर पीओएच मान क्या होता है, फिर इसके बाद प्रूविंग पढ़ेंगे कि पीएच धन पीओएच इज इक्वल टू 14 कितना कैसे आ गया। फिर इसके बाद पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, सेम पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, ऋण रहेगा, ठीक है। ये फार्मूला का प्रूविंग हम लोग करेंगे, ठीक है। और जल के आयनिक गुणनफल जो होते हैं वो कितना होते हैं, 1.0 × 10⁻14, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या चीज, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या चीज, उसका नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। विरंजक चूर्ण यानी कि बेकिंग सोडा, क्या चीज, बेकिंग सोडा के बारे में। और इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज,
मीठा सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा। और आपको बता दें, ये तो हो गया व्यंजक चूर्ण, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। और इसके जो फार्मूला होते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। चलिए देखिएगा, NaHCO3 यह फार्मूला है। चलेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है व्यंजक चूर्ण के बारे में। व्यंजक चूर्ण क्या होते हैं? व्यंजक चूर्ण यानी कि व्यंजक चूर्ण को हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं कि बेकिंग सोडा क्या होता है। और बेकिंग सोडा कोई लोग खाते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या चीज? खाने का सोडा। और कहीं आप लोग सुने होंगे क्या चीज? किसी लोग मीठे सोडे के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके जो फार्मूला है, इसके फार्मूला क्या होते हैं? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है और NaHCO3 बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्या चीज? बेकिंग सोडा। इसके बाद आता है कौन चीज? एक धावन सोडा। कौन सा? धावन सोडा के बारे में पढ़ना है। धावन सोडा यानी धोने का सोडा। कौन सा? धोने का सोडा, यानी वॉशिंग सोडा भी कह सकते हैं, कपड़ा धोने का सोडा। एक तो कास्टिक होता है, तो कास्टिक वाला जो होता है उसका फार्मूला NaOH होता है। ठीक है, तो चलिएगा थोड़ा देख लीजिए। हो गया जो धावन सोडा हो गया, इसका फार्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और इसमें 10 मोल क्या होते हैं? H2O। कितना मोल? 10 मोल वाटर के क्या होते हैं? H2O। ठीक है, धावन सोडा। इसका उपयोग थोड़ा सा देख लेते हैं। व्यंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ करते हैं? विभिन्न प्रकार के व्यंजक बनाने में, यानी कि खस्ता बनाने में। किसी चीज को अगर खस्ता बनाना है तो उसमें हम क्या कर देंगे? बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, खाने का सोडा डालेंगे। इसके बाद जो हमारा धावन सोडा है, धोने का सोडा है, Na2CO3, इसका उपयोग क्या करते हैं? किसी जल के सॉफ्ट जल को क्या करने के, कोई जल जो है, जो हार्ड है, उसको सॉफ्ट करने के लिए। और इसके बाद साफ सफाई करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं धावन सोडा का। इसका कास्टिक जो सोडा होता है, यह धावन सोडा में अगर इसकी मात्रा मिला दी जाएगा तो कास्टिकता उसकी बढ़ जाएगी। आगे थोड़ा देखेंगे। इसमें एक और टॉपिक है प्लास्टर ऑफ द पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP भी बोल देंगे। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है CaSO4 और हाफ H2O। क्या हो जाएगा? हाफ H2O। ये फार्मूला हो गया। ठीक है, इसको प्लास्टर ऑफ द पेरिस बोलते हैं। और ये जो प्लास्टर ऑफ द पेरिस होता है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? खिलौनों में, मूर्ति बनाने में। और एक फार्मूला है जिप्सम। क्या नाम है? जिप्सम। तो जिप्सम जो होता है उसका फार्मूला है क्या चीज? CaSO4 × 2H2O। और यह क्या करता है? इसको जब हम लोग 373 केल्विन पर क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है क्या चीज? कैल्शियम सल्फेट। और हाफ मोल यानी कि जो 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें से 1.5 मोल निकल जाता है वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर H2 मिलेगा और 1.5 का मतलब 3/2 H2O यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या है? जिप्सम है। और जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, सल्फेट, हेमीहाइड्रेट चाहे सेमीहाइड्रेट, और इसके बाद साथ में प्लस क्या मिलेगा? 3/2 H2O मिलेगा। इसका नाम जो है यह जिप्सम है। और यहाँ पे क्या है? प्लास्टर ऑफ द पेरिस यानी POP के नाम से जानेंगे। ठीक है, और POP का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो किसी व्यक्ति की अगर हड्डी टूट जाती है तो उसको प्लास्टर करने में, और विभिन्न प्रकार के मूर्तियों को बनाने में, खिलौनों को बनाने में, और घरों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? POP का। तो ये हमारा जो टॉपिक है लेसन सेकेंड में पढ़ना है। इसके बाद लेसन जो थर्ड है, इसमें हम लोग बात करेंगे किसका? धातु और अधातु की बात करेंगे।
यानी अब बात होगी किस पर, धातु और अधातु की। ठीक है, धातु आप जानते हैं क्या चीज, धातु यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मेटल। क्या बोलते हैं, मेटल। धातु में क्या कौन सा गुण होता है, यानी कि धातु जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब से विद्युत करंट अगर एक सिरा पे देंगे दूसरे सिरा से क्या हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा। और एक छोटी सी बात कि डिफिनेशन होता है कि धातु ऐसे पदार्थ है जो विद्युत के सुचालक होते हैं और जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब उसे खींचकर पतले चार तार बनाए जा सकते हैं। उसमें आघात वर्जनता गुण पाया जाता है। आघात वर्जनता मतलब होता है पीट कर उसे हम लोग फैला सकते हैं, चादर बना सकते हैं। और धातुओं में क्या होता है, विद्युत करंट क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो विद्युत करंट यानी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत जो धारा होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, ये बात थी क्या, धातु के एग्जांपल बहुत से हैं। एल्युमिनियम हो गया, फिर इसके बाद Au हो गया, फिर इसके बाद प्लेटिनम हो गया, फिर इसके बाद आयरन हो गया, Ag हो गया, बहुत से एग्जांपल। फिर इसका अधातु, इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे डिस्कशन अधातु के बारे में। अधातु एक ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी विद्युत करंट उसमें से बहती नहीं है। और इसमें ये कुछ ऐसे अधातु होते हैं जिसमें जो भंगुरता के गुण रखते हैं। और इसके उदाहरण के लिए बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा क्या चीज, क्लोरीन हो जाएंगे, और इसके बाद क्लोरीन हो गया। यानी कुछ ऐसे एटम होंगे यानी कुछ ऐसे तत्व या पदार्थ होंगे जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा। और इसमें अधातु में कौन सी जाएगा, रबर प्लास्टिक भी आ जाएगा। रबर प्लास्टिक भी क्या होते हैं, अधातु होता है। ठीक है, रबर प्लास्टिक क्या होते हैं, अधातु होते हैं। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। ठीक है, ये सब अधातु होते हैं। इसके बाद एक आता है उपधातु की बात करेंगे इस लेसन में। उपधातु क्या होगा, उपधातु ऐसे पदार्थ होते हैं जो धातु और अधातु के मध्य काम करते हैं। इसके उदाहरण सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं वह उपधातु के जैसे काम करते हैं, यानी कि यह विद्युत के अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के अर्धचालक। इसमें से आंशिक रूप से विद्युत करंट क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो करती है। और जैसे कि सिल्वर हो गया, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, यह उपधातु है। ठीक है, इसके बाद धातु और अधातु में हमको क्या पढ़ना है, विभिन्न प्रकार के धातु का निष्कर्षण, यानी कि निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, और और इसमें अयस्क के बारे में पढ़ना है, यानी जमीन के अंदर से जो खनिज पदार्थ निकाला जाता है, खनिज क्या होता है। इसके बाद अयस्क क्या होते हैं, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, धातु का निष्कर्षण। फिर इसके बाद कुछ भट्टियों के बारे में इसमें लोग अध्ययन कर लेंगे। तो ये जो बात थी ये है क्या चीज, धातु अधातु के बीच में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। धातु अधातु के बीच में अध्ययन किया जाएगा। और धातु की प्राप्ति हम लोग कैसे करेंगे। और एक छोटी सी बात, संक्षारण जो आपको बताया गया था, संक्षारण में क्या होते हैं, संक्षारण में कि जब कोई धातु अम्ल क्षार या फिर अम्ल से क्षार से या फिर जल से या फिर नमी से जब क्रिया करती है तो क्रिया करके क्या कर देती है, वह धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और इस क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, संक्षारण करते हैं। इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट कर देंगे या फिर उस पर किसी अन्य धातु का क्या कर देंगे, लेपन कर देंगे। लेपन मतलब एक धातु पर किसी दूसरे धातु की जब परत को चढ़ा देते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, लेपन ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात है धातु अधातु वाले लेसन में हम लोग बात करेंगे। और इसी में पढ़ लेंगे हम लोग इसी चैप्टर में क्या चीज कि विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, इसमें पीरियोडिक टेबल में जो बहुत से तत्व उपस्थित हैं, 118 जो तत्व उपस्थित होते हैं, वो जो 118 जो तत्व हैं, 118 तत्व जो है उसमें कुछ तत्व धातु हैं। क्या कर दिया गया है पीरियोडिक टेबल में, यानी कि हमको पढ़ना है क्या चीज कि 118 तत्व हैं, उन तत्वों में क्या है कि कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं, कुछ उपधातु है। कौन धातु कौन अधातु हम लोग मेन लेसन में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और इसमें
विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बात चल रही थी। यानी कि जो टोटल 118 तत्व हैं, उन 118 तत्वों में कुछ तत्वों को क्या कर दिया गया, छांट कर अलग एक श्रेणी बनाया गया है, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट रखे गए हैं कुछ इस प्रकार से। जब ये वाली श्रेणी चलेगी हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी जब चलेगी तो उसमें हम लोग इस पर विस्तार से डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल छोटा सा देख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, इसका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस प्रकार से कुछ एलिमेंट है और बीच में हाइड्रोजन है और भी कुछ एलिमेंट है। तो इसमें क्या है कि कुछ धातु को इस प्रकार से रखा गया है कि उनके मानक अपचयन विभव का मान, यानी कुछ धातु उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और वह जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, आपको बता दें कि वह सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखी गई है। सक्रियता के किस क्रम में, घटते हुए क्रम में रखी गई है। यानी कि इसके मानक अपचयन विभव का मान होता है 3.05 वोल्ट और इसका इससे कम, ये माइनस में है, इससे थोड़ा सा ज्यादा, इसका इससे थोड़ा सा अगर कम होगा तो आप कह सकते हैं। यानी कि हम आपको बता दें कि लिथियम के मानक अपचयन विभव का मान सोडियम के मानक अपचयन विभव से ज्यादा होता है, और जिसके मानक कम होगा, माइनस में, यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका मान अगर मान लेते हैं x है और इसका माइनस x और प्लस 1, तो किसका कम किसका ज्यादा, इसका कम है, इसमें क्योंकि एक जुड़ रहा है तो एक से ज्यादा हो, ठीक है। तो देखिएगा लिथियम का मानक अपचयन विभव का मान कम, उससे ज्यादा सोडियम का। तो जिस धातु के मानक अपचयन विभव का मान जितना कम होगा वह उतना अधिक क्रियाशील होता है। अर्थात लिथियम का मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा कम है तो अधिक क्रियाशील है, किससे, सोडियम से। तो छोटी सी बात इसमें क्या चीज कि कोई विद्युत रासायनिक श्रेणी में कि कोई धातु अपने से ऊपर वाले धातु से विस्थापित हो जाएगा, जबकि अपने से नीचे वाले धातु क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, यानी उनके क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा गया है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई धातु अपने से ऊपर वाले धातु से क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, जबकि अपने से नीचे वाले धातु को विस्थापित कर देता है। वो क्या हो जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, कुछ विशेष धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन आता है चौथा, जिसका नाम क्या चीज है, कार्बन, जिसका नाम क्या है, कार्बन। चौथा लेसन 4 की बात करेंगे। लेसन 4 में कौन चीज है, कार्बन। कार्बन और उनके यौगिक, कार्बन और उनके यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके यौगिक के बारे में। तो कार्बन जो है आप जानते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 होता है। इसका प्रतीक किससे होता है, C से। और हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले जो सबसे अधिक पदार्थ होता है, हम आपको बता दें कि सबसे अधिक हम लोग उपयोग करते हैं ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो मानव है, मानव को अधिकतम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन का उपयोग करता है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी कि जल जो है, जल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो इसके बाद हम मानव जो होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उपयोग तो करते हैं, और साथ में कार्बन का भी उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं तो उसमें कार्बन पाए जाते हैं। और जो कार्बन होते हैं, यानी कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में उपस्थित जो कार्बन होता है, कार्बन से क्रिया करके ऑक्सीजन CO2 बनाता है। सुनिएगा, आगे बात कर लेते हैं क्या चीज कि कार्बन और उनके यौगिक। तो कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कार्बन जो होते हैं, इनके बाहरी कोश में इनका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 2 और 4, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, इनकी संयोजकता जो हो जाएगी 4 हो जाएगी। संयोजन क्षमता कितना हो जाएगा, 4। और इनके यौगिक, तो कार्बन से रिलेटेड कुछ यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मेथेन CH4, एथेन C2, मेथेन CH4, एथेन C2H6, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और इसमें हमको पढ़ना है क्या चीज, IUPAC नॉमेनक्लेचर, यानी कि कार्बन 1 के लिए मेथ, कार्बन 2 के लिए एथ, कार्बन 3 के लिए प्रोप, कार्बन 4 के लिए ब्यूट, पेंट, हेप्ट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऑक्टाडेक, नॉनडेक, इकोस, ट्राइकोंट, यानी कि 30 वाला
20 वाला इकोस, 30 वाला ट्राइकॉन्ट, 40 वाला टेट्राकॉन्ट, यानी इसी प्रकार से क्रम में करके और भी अधिक हम लोग पढ़ेंगे आयुपीएसी नोमेनक्लेचर, यानी कि इसमें किसी यौगिक का हम लोग किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे करेंगे, बहुत बेस्ट तरीका से आयुपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग अध्ययन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण मतलब कि पीरियोडिक टेबल से संबंधित कुछ इसमें बात हम लोग पढ़ेंगे कि जो सबसे पहले 1868 या 69 में जो मेंडलीफ ने एक टेबल बनाया था, पीरियोडिक टेबल, और उसमें क्या था, कुछ तत्वों को उसमें स्थान दे दिया था, लेकिन कुछ तत्वों को उसमें उनके स्थान पर रिक्त स्थान भर दिया था, खाली स्थान कर दिया था, क्योंकि जब नए तत्व के खोज होंगे तो उसके स्थान पर उसको रख दिया जाएगा। तो उस समय क्या हुआ कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वह उसमें उन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। जैसे परमाणु भार का मतलब एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, नीचे वाले क्रमांक, और इस जो 27 है परमाणु भार। तो मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी जो बनाए थे उसमें तत्वों को जो भरे थे वह परमाणु भार के आधार, यानी एक नियम मिला था कि किसी तत्व के भौतिक जो गुण होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ये मेंडलीफ के अनुसार था। और फिर इसके बाद 1913 में, कौन सा 1913 में, एच.जी. मोज़ले, कौन, एच.जी. मोज़ले। अच्छा, ये मोज़ले जो है ये क्या कर दिए, परमाणु क्रमांक का खोज कर दिए। और जब परमाणु क्रमांक का खोज कर दिए तो पीरियोडिक टेबल में सभी उपस्थित जो तत्व थे उनको परमाणु भार के अनुसार नहीं रखा गया, तब उस समय परमाणु क्रमांक के अनुसार रख दिया गया। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जब 1913 में एच.जी. मोज़ले ने परमाणु क्रमांक के अनुसार जब तत्वों को स्थित या भर दिया तो उसमें उसके जो रूल मिले, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, न कि परमाणु भार के। तो मेंडलीफ वाला जो था वह परमाणु भार के अनुसार रखा था, और मेंडलीफ और मोज़ले वाला जो है यह परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया। ठीक है, और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ब्लॉक है और किस ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप पढ़ेंगे कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से कि पहला वाला में हाइड्रोजन है, फिर इसके बाद यहाँ पर लास्ट में हीलियम है, फिर यहाँ पर लिथियम है, फिर बेरिलियम, फिर यहाँ पर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर यहाँ पर नियान। इस क्रम में जो फिलिंग किया गया है, भरा गया है, पीरियोडिक टेबल से संबंधित बहुत सी बातें आपको बताई जाएगी। और वीडियो थोड़ा सा लार्जेस्ट हो रहा है, यानी कि बड़ा हो रहा है, इसलिए इसमें हम लोग थोड़ा कम ही बात करेंगे। और 7 आवर्त, 1 2 3 फिर 4 5 6 7 आवर्त होते हैं कुछ इस प्रकार से। और इसमें हिली, ना, किया, रब, से, फरियाद, बेटी, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इस तरीके से। फिर इसमें एलिमेंट हम लोग भर देते हैं। इसमें 6 वर्ग होते हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में एक हमारा नया वीडियो होगा जिसका नाम होगा बेसिक केमिस्ट्री, और उस बेसिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से संबंधित सभी तथ्य, सभी कॉन्सेप्ट उसमें हम लोग आपको प्रोड्यूस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था रसायन विज्ञान कक्षा 10 के पाठ्यक्रम पर परिचर्चा किया गया, और अभी भी कुछ इसमें बाकी रह गए थे, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग बात करेंगे क्या चीज कि अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रसायन विज्ञान कक्षा 10 पर, उसमें हमारा पहला लेसन होगा जिसका नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।